ओके चलो, तो इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला है। इन शॉर्ट इस थियरी में इतना बताया है कि मॉलिक्यूल अपने, देखो किसी ने मॉलिक्यूल, किसी ने एटम नहीं देखा है, ऑब्वियसली किसी ने इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं देखा है, एटम इलेक्ट्रॉन ये सब किसी ने देखा नहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ एविडेंस के बेसिस पे वो लोग सिर्फ अपने हाइपोथेटिकल थियरीज दे रहे हैं, है ना। और एक शेप होना ये सब बहुत हाइपोथेटिकल है। ये लोग सिर्फ नेचर के कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके उसमें उसको पुट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। नेचर में हमें भी देखते हैं, नेचर में ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अनस्टेबल हो, हर कोई चाहेगा कि वो स्टेबल हो। तो उन्होंने यही सब चीजें अप्लाई की है नेचर में चीजें। साइंस का मतलब ही क्या है ना, वही है कि नेचर में सारी चीजें ऑब्जर्व करके उसको देख के कुछ ना कुछ क्रिएट करना, है ना। क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ इंसान को अपना दिमाग यूज करके उसको क्रिएट करने की जरूरत है ना। सब कुछ नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ नेचर में चीजें ऑब्जर्व करके उसको क्रिएट करने की जरूरत है, जिसके लिए ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है, राइट, है ना। तो वही इन्होंने देख के उन्होंने बोला है कि रिपल्शन जो है, अगर जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने वाला है। इसलिए मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि उसके अंदर लोन पेयर दूर से दूर हो, बॉन्ड पेयर नजदीक से नजदीक हो, क्योंकि बॉन्ड पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर पास में होंगे तो चलेगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, in a real molecule they arrange themselves in such a way that there is a minimum repulsion between them. The arrangement of electron is called as electron pair geometry. These pair may be shared in covalent bond or they may be lone pair. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो वो शेयर्ड हो सकता है, जब वो शेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो शेयर करते वक्त भी दो होते हैं, एक ये देगा एक ये देगा, तो जब शेयरिंग होती है तभी भी वहां पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, राइट। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, है ना। या तो उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। वैसे ही और इलेक्ट्रॉन कौन से हो सकते हैं, अब तक क्या सीखा आपने, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसे ही पड़े हैं अनयूज्ड, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, अनशेयर्ड बोल सकते हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, कुछ भी अलग अलग नाम बोल सकते हो, है ना। तो दो तरीके के पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, है ना। रूल्स ऑफ VSEPR, पता नहीं है थियरी यहाँ देखने कोई मतलब ही नहीं है, जब अब तक आपने ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं, आपको ये थियरी कहाँ से समझ में आएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज themselves in such a way that the repulsion between them is minimum. अगेन वही पॉइंट लिखा वापस, the molecule acquires minimum energy and maximum stability, ये तो हर कोई चाहेगा, है ना। Lone pair of electron also contribute in determining the shape of the molecule, obviously lone pair of electron also contribute in determining the shape of the molecule। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके समझ में आएगी कि लोन पेयर जो है वो कैसे रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, रिपल्शन ऑफ other electron pairs by the lone pair stronger than the that of bonding pair। वही बोल रहे कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ बॉन्ड पेयर। वही लिखा है यहाँ पे, ट्रेंड लिखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप किसी को भी जाके पूछोगे जिनको थोड़ा बहुत आता है, वैसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जिसको अच्छे से आता है, आपको लगता है कि अरे ये बंदे ने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा नॉलेज होगा, अगर उसके सामने इस थियरी का नाम लोगे ना आप, VSEPR थियरी, उसका पहला स्टेटमेंट यही होने वाला है, लोन पे रिपल्शन इज ग्रेटर, ये जो ट्रेंड बताया, ठीक है। तो वही लिखा है लोन पे देखो उसके बाद नीचे लिखा है लोन पे रिपल्शन इज मैक्सिमम बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस while the bond pair is shared between two nuclei। ओके, रीजन भी दिया है उन्होंने, रीजन क्या दिया उन्होंने कि देखो अगर आप शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो समझो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन समझो ये शेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, तो देखिए शेयर्ड है तो आप देख सकते हो, ये समझो एक पूरा एटम है, हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट नहीं बना, हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये बीच में बॉन्ड बना है, तो आप
आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो, इसको इसके ऊपर किसका इफेक्ट रहने वाला है? इसके खुद के न्यूक्लियस का, इसके खुद के न्यूक्लियस का, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन उस एटम का है, इसके अलावा इसने शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर और किसका इफेक्ट पड़ने वाला है? जो दूसरा वाला एटम है उसके न्यूक्लियस का भी, तो इधर भी एक न्यूक्लियस होने वाला है, दो न्यूक्लियस है। शेयर्ड में जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दो एटम का बन जाता है ना। हम काउंट करते हैं तो इस एटम के लिए भी काउंट करते हैं, इस एटम के लिए भी काउंट करते हैं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए तो दोनों में 8-8 हो जाते थे। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दोनों का कहलाता है, दोनों एटम जिन्होंने शेयर किया उन दोनों का कहलाता है। तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ने वाला है? दोनों के न्यूक्लियस का। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने वाला दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है ना, दो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होगा इसका मतलब है दो न्यूक्लियस इसको होल्ड कर रहे हैं, दो न्यूक्लियस इसको, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस है इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन वाला पावर जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन जो होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। बट उसके अलावा आप देख सकते हो कि दो न्यूक्लियस है जो इनको होल्ड करके रख रहे हैं। जबकि लोन पेयर की बात करें तो अभी समझो अगर इसी एटम के अंदर ये एक लोन, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है ये तो शेयर किया हुआ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एटम का ही है। समझो ये इस एटम का, एरो करके दिखाया मैंने, इस एटम का लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर के ऊपर, इस लोन पेयर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होने वाला है वो किसका होने वाला है? सिर्फ इसी एटम के न्यूक्लियस का होने वाला है, इसी एटम के न्यूक्लियस का होने वाला है। मतलब यहाँ पर ये एक अकेला न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, अकेला न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ेगा, और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए दो न्यूक्लियस है। तो आप सोच सकते हो कि कहां पर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने वाला है? शेयर्ड पेड में, जो शेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने वाला है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, नहीं भी आया तो चौक के खाली इतना याद रहना चाहिए कि लोन पेयर रिपल्शन वो जो ट्रेंड है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है कि बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, कौन से? लोन पेयर, while the bond pair is shared between two nuclei. Thus, the number of lone pair and bond pairs of electron decides the shape of the molecule. Again important, आपको आगे जाके पता चलने वाला है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यही मिलकर ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। सब वर्ड का मतलब है। अब ये रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है ये भी आपको बाद में समझ में आने वाला है, अभी कोई मतलब नहीं बनता इन सब स्टेटमेंट का। अभी के लिए हाँ याद रखो कि जिनके पास लोन पेयर नहीं होने वाले उनकी रेगुलर ज्योमेट्री होने वाली, जिनके पास लोन पेयर होगा उनके अंदर रेगुलर नहीं, उनके अंदर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होने वाली। ठीक है, एक स्टेटमेंट आप और ऐड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। वर्ड लिखो, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है ना, इनफैक्ट मैंने आपके ग्रुप पे ही शेयर किया ना शायद, वो FY पे ही शेयर किया है, SY पे शेयर किया केमिस्ट्री का, कुछ तो शेयर किया था ना मैंने, FY पे ही है ना? ध्यान भी दिया है कि किसने ध्यान दिया? हाँ हाँ, तो वो जो मैंने भेजा उसको देखा है क्या किसी ने? उसमें केमिस्ट्री के सारे जितने भी केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस पूछे ना, केमिस्ट्री जो NCERT है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, उनका सारा सॉल्व करके हुए पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ एज इट इज, मतलब पूरा क्वेश्चन अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, तो जितने भी आपके चैप्टर हुए उसमें से आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम्पलर हाँ जो होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार जो एंट्रेंस एग्जाम्स है ना उसके अंदर क्या होता है ना कि एज इट इज NCERT से क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज, उन लोग कभी कभी तो डेटा तक चेंज नहीं करते उसके अंदर, कि जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो भी एज इट इज रह जाती है। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करना। मैंने कितने लोगों को कितने सालों से बोला है कि एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करो, आज तक किसी ने नहीं किया, कोई ध्यान देता ही नहीं। वो लोग एक ही चीज में लगे रहते हैं, बस जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यूसली रट्टा करते रहते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से ही तो पीछे रह जाते हैं।
यार एग्जाम्पलर प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस करता है उनका सिलेक्शन होता है परफेक्टली, वरना एंट्रेंस कोई टफ, एंट्रेंस एग्जाम टफ नहीं है, सिलेक्शन भी टफ नहीं है। रीजन है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस और बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग, जो टीचर्स बोलते हैं वो फॉलो ही नहीं करते, वो अपनी मनमानी करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग टीचर्स की बात नहीं मानते और खुद की ही सुनते हैं फिर इधर उधर से सर्च करते हैं ना, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली गाइडेंस की जरूरत होती है और वो टीचर ही कर सकता है। स्पेशली टीचर भी वो टीचर आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट, किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं बोलता, टीचर सबके सब अच्छे हैं, सब टीचर्स ग्रेट है, ऑब्वियसली टीचर सबके सब अच्छे होते हैं, बट फिर भी आपको वो टीचर एकदम बेटर गाइड कर पाएगा जो उस सिचुएशन से निकल के, जो जिसने वो सिचुएशन बेयर की है, जिसने वो सिचुएशन देखी है, जिसने वो एंट्रेंस एग्जाम दी है कि कैसा क्या होता है, वही आपको ज्यादा बेटर गाइड कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि मैं नीट वालों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जेई को भी कर सकता हूँ, बट उतना अच्छे से नहीं जितना मैं नीट को कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है। जेई में भी क्या है, जेई मेंस तो पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही लेते हैं वो लोग, इसलिए एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसको वापस एनसीईआरटी से पढ़ो, वहां पर भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसमें से निकाल के पढ़ो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो वहां से पढ़ो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आजकल तो कितने सारे सोर्सेज है जहाँ से आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, हर चीज ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार क्लासेस वाला है ही नहीं था यार, ये तो क्लासेस पे डिपेंडेंट रहना, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा का पूरा क्लासेस पे डिपेंडेंट हो। आजकल कितने सोर्सेज है जहाँ से आप बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा निकाल सकते हो जो जरूरत है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है आपको, समझ में आया मैंने क्या बोला? थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री कौन डिसाइड करने वाला है, रेगुलर ज्योमेट्री कब होने वाली, जब लोन पैर नहीं होने वाला है। ठीक है, और इन सबको याद अगर आप रख पाओ तो अच्छी बात है, वरना मैं इस पे वापस आपको लेकर आने वाला हूँ, कैसे लोन पैर होने की वजह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा ज्योमेट्री, कैसे लोन पैर नहीं होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्या होता है रेगुलर ज्योमेट्री, कैसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर जो है उनका इन्फ्लुएंस है ज्योमेट्री पर। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरली। आप देख लो, पेपर देख लो एक बार, इस बार के जो नीट का पेपर आया जो दूसरा वाला, मैं नीट बोल रहा हूँ, जेई में भी आता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि बार बार सर सिर्फ नीट नीट करते हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जेई में भी वही हाल है। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन शेप और ज्योमेट्री पे आता है। फेवरेट है इस केमिकल बॉन्डिंग का, सबसे फेवरेट टॉपिक है ज्योमेट्री और शेप को लेकर। ठीक है, चलो, ये सीपीआर थियरी। ओके, यहाँ पर उन्होंने शेप डिस्कस भी कर दिया। अरे यार ऐसे कैसे शेप डिस्कस करके डायरेक्ट, चलो मैं समझा दी देता हूँ फिर, अगर इन्होंने डिस्कस किया है तो। ओके, ठीक है, बट इसके लिए ना क्लासरूम में होता ना तो ज़्यादा बेटर समझा पाता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ और आप लोग भी अपना बेस्ट कोशिश करो मैं जो समझाने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो, ओके, पूरा ध्यान मैं जो बोल रहा हूँ उस पर होना चाहिए। और थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको इमेजिन करनी होगी, मैं बोलूँगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो, तो वो आपको इमेजिन करनी होगी। ठीक है, कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया, बट अभी इसमें कितने लोग एब्सेंट है आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि ज्योमेट्री एंड शेप बता रहा हूँ। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो, आपको ज्योमेट्री और शेप बताने के लिए क्या करना है, तो देखो, सबसे पहले एक एक चीज आनी चाहिए जो बुक में नहीं दी है, बट मैं उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो जिस सेंस में मैं पढ़ाता हूँ उसी सेंस में आपको भी पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्लास में भी वैसे ही पढ़ा है। स्टेरिक नंबर फाइंड करना होता है, स्टेरिक नंबर। हालांकि बुक में इसका कोई इस वर्ड को यूज नहीं किया गया, बट है, इसका इंपॉर्टेंस है। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ और आपको कंसेप्ट से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों समझना होगा आपको। ओके, उसके बाद सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, अब हाइब्रिडाइजेशन करके भी एक टॉपिक आने वाला है जो इससे रिलेटेड है। हालांकि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आगे है, अभी के लिए इतना समझना होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है तो कैसे है। ठीक है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसका ऐसा स्टेरिक नंबर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है,
कैसे वो एग्जाम डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन आया वो हम आगे पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ओके, स्टेरिक नंबर क्या होता है पहले वो देखो, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टेरिक नंबर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। ये प्लीज भूलना मत, यही इंपॉर्टेंस रहने वाला है, इसी की वजह से ही सब कुछ आएगा, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एंड शेप सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, और ये आपको अभी आना चाहिए कैलकुलेट। सिग्मा बॉन्ड पता है ना, सिग्मा बॉन्ड कैसे किस में होता है, सिंगल बॉन्ड। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक पाई होता है ना। और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो परफेक्ट, है ना। Okay, चलो, एक सिग्मा दो पाई। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए तो दो सिग्मा काउंट नहीं करना, एक ही सिग्मा होता है ना। एग्जाम्पल एग्जाम सब अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए इतना याद रखो कि स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय नंबर बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, कैसे आएगा सब समझाऊंगा, डोंट वरी। अब पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से सब बता रहा हूँ, स्टेरिक नंबर होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले इसको हो सके तो लिख लो, ठीक है। देखो, वन स्टेरिक नंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी एक ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ खाली एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत होती है दो से। तो अगर आपका स्टेरिक नंबर दो आया, स्टेरिक नंबर दो आया तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। देखो स्टेरिक नंबर दो है इसीलिए s, एक s और एक p, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइंस में, अल्काइंस जो होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्टेरिक नंबर थ्री आया तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। देखो अगेन वही है, थ्री है तो तीन होने भी चाहिए, तीन ऑर्बिटल्स होने भी चाहिए, है ना। तो तीन ऑर्बिटल हेल बोलना, आप बोल सकते हो तीन सबशेल, है ना, तीन सबशेल, एक एस और दो पी, तो हो गया ना तीन, इसीलिए स्टेरिक नंबर हो जाएगी, ठीक है। पहले सब अभी घाई मत करना, क्या चल रहा है ऐसे किसी किसी को लग रहा होगा क्या चल रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है, सब समझ में आएगा, डोंट वरी, ध्यान देते जाओ, लिखते जाओ। स्टेरिक नंबर फोर है तो होगा sp, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन आप देख, इसमें चार सबशेल्स है, एक s और तीन p, इसलिए स्टेरिक नंबर जब भी फोर आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा कोई बता सकता है अभी, मुझे बताओ, अगर फाइव होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, जिस तरह से हम जा रहे हैं फाइव पे क्या आना चाहिए आंसर, फाइव होगा तो क्या होगा, अगर स्टेरिक नंबर फाइव आया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, सोचो। मैं हमेशा पूछता है इसलिए आपको ही पूछ रहा हूँ, ट्राई तो करो। ओके ओके, ठीक है। हाँ, जो मैं सोच रहा था वही गलती हो रही है, देखो यहाँ पर मैंने सोचा था कि ये गलती हो सकती है और एक्सपेक्टेड था, इसीलिए पूछा। डोंट वरी, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नो, नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक जेई, क्या दुनिया की कोई एंट्रेंस एग्जाम किसी के लिए भी टफ नहीं है, कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्कॉलर नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर कोई बंदा पढ़ाई नहीं करेगा, अपने ट्रैक से हट गया ना, मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। आप बोल रहे हो कि इज जेई वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, नहीं, नॉट एट ऑल, स्पेशली फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है किसी के, आप देखोगे ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको टेंथ स्टैंडर्ड में 95 आया है, यहाँ तक कि 96 आया है, समझो, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
कितने लोग मैंने ऐसे देखे जो स्कूल में फर्स्ट आए, अपनी स्कूल में फर्स्ट आए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट उनके नीचे जो थे उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? रीजन यही है कि कॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ या ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि आपने स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई ज़्यादा अपने पूरे पोटेंशियल के साथ पढ़ाई नहीं की हो, क्योंकि तब आप शायद इतने मैच्योर नहीं हो कि क्या होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस रखता है एजुकेशन। इतना स्कूल लाइफ है यार, 10th स्टैंडर्ड है, तब तक थोड़ी मस्ती में भी रहता है, तो ठीक हो सकता है कि आपने अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाया हो। और बंदा जब 11th और 12th स्टैंडर्ड में आता है तो धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है, वो देखता है बाहर कि अरे यार आज इतना कंपटीशन चल रहा है, तो शायद थोड़ा थोड़ा उसका धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाएगा, तो उसको लगेगा कि अरे यार अभी पढ़ना चाहिए। और अगर वो पढ़ने लग गया तो हो सकता है वो पढ़ने अगर लग गया तो ऑब्वियसली वो क्रैक कर लेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अच्छा खासा टॉप करने के बाद भी क्यों, क्योंकि वो लोग कॉलेज में जाने के बाद सोचते हैं अरे यार अभी मस्त एंजॉय करते हैं हम कॉलेज लाइफ में। यही प्रॉब्लम है। ये एन्जॉय देखो, दोनों चीज़ नहीं मिल सकती। हाँ, हो सकता है किसी-किसी को दोनों भी मिल जाए, फिर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है बंदा सामने वाला। अगर वो दोनों ही हैंडल कर ले रहा है कि वो कॉलेज में एन्जॉय भी कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉलेज में ऐसा दिखावा करेंगे आपको, कि यार इस ये बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा। इनफैक्ट स्कूल में भी आपने नोटिस किया होगा, है ना? ऐसा आपको ऐसा दिखाएगा कि अरे यार ये कुछ पढ़ता-वढ़ता नहीं हूँ मैं, और आराम मस्त हर जगह इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा आपको मस्ती में, और सब जगह इन्वॉल्व होते हुए दिखेगा। बट बाद में आप देखोगे तो भी वो टॉप भी कर देता है। तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हैं। वो उनकी ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही स्मार्टनेस है। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। बट ऐसी हर जगह ऐसा मत सोचना। ये कुछ लोग थ्री इडियट देख के भी ऐसे सोचते हैं, यार ये ऐसे मस्ती-वस्ती करके भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं। वो मूवी है यार, स्क्रिप्टेड है ना? ऐसा रियल में नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने की लाइफ़ सोच रहे हो कि ये 2 साल में एन्जॉय करूँ कॉलेज लाइफ़, वैसे आपकी कॉलेज लाइफ़ तो कोई एन्जॉय होने वाली ही नहीं है। आप तो घर पे हो। बट फिर भी तो कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय करने जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, इतना पक्का है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय करके भी सिलेक्ट हो जाते हैं, इससे बहुत कम है। जो इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, वो सिलेक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ये एवरेज एवरेज स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब सिलेक्शन करने का मतलब है फिर डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, अगर आप देखा जाए तो। आप देखोगे सोशल मीडिया, आप किसी भी टॉपर से सुनोगे तो वो लोग बोलेंगे कि वो लोग सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता है, और रहना भी चाहिए मेरे हिसाब से। इन 2 साल का ही तो सवाल है। आगे यार जितना करना है उतना सोशल मीडिया पे जितना आप इंटरैक्ट करना है उतना करो ना। एक बार सिलेक्ट हो गए उसके बाद क्या है, कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज की लाइफ कैसी हो जाती है वापस, जब मतलब ये वाले जूनियर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस हो गए, आईआईटी की इंजीनियरिंग के कॉलेज हो गए, ठीक है ना? कॉलेज ऐसे होता है उनमें नॉर्मल स्कूल की एग्जाम कैसे होती है वैसे एग्जाम होती है, पास हो खत्म। उधर हमारे ऊपर वो बर्डन नहीं रहता है कि अरे टॉप लाना है, यहाँ पर टॉप करना ही पड़ेगा, तो वरना तो हम लटक जाएंगे। बट एंट्रेंस एग्जाम ऐसा फंडा है, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप टॉप नहीं करोगे तो आप लटक जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरा तो यही मानना है कि 2 साल अगर सोशल मीडिया से थोड़े दूर रह जाएँगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 साल दूर नहीं रहोगे ना, तो फिर वो ड्रॉप लेते जाते हैं, कुछ लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो फिर वो क्या 3 साल, 4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में इतना बंदा टॉप कर रहा था और फिर अचानक से सिलेक्शन नहीं हुआ उसका? ऐसा क्या फैक्टर है? रीज़न यही है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। बंदा टीचर की बातों पे ध्यान नहीं देगा, वो कहीं और ही चीज़ों पे ध्यान देगा, इंटरनेट पे गूगल करेगा, ये बुक अच्छी है क्या, वो बुक अच्छी है क्या? कितने लोग तो मैं देखता हूँ सिर्फ़ बुक ही जमा करते हैं। अरे! इतनी सारी बुक्स ला-ला के रखी है, अरे बुक से करोगे क्या? पढ़ो तो सही। स्टाइल मारने के लिए इतनी मोटी-मोटी बुक लेके घूमते रहते हैं, कि देखो हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो सब चीज़ें हैं बहुत सारी, किसी सबका अलग-अलग ही है फंडा। कोई कोई अपने अलग ही एटीट्यूड में रहता है कि अरे यार मेरे जितना स्कॉलर तो कोई नहीं है। टीचर के सामने एटीट्यूड दिखाते हैं, अरे हम सब आते हैं, या फिर टीचर को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अलग-अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग-अलग लेवल के। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शन में अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग कॉलेज लाइफ में अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। ये जो स्टेज वाला ये वाली जो स्टेज है इसमें, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें सिलेक्शन नहीं होता है। किसी-किसी को तो अभी समझो मैं ऐसा भी नोटिस करता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा भी नोटिस किया, मैं जब ड्रॉपर को पढ़ाने जाता हूँ, ड्रॉपर्स भी होते हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो ड्रॉपर्स लोग में अलग ही लेवल का उनको एटीट्यूड क्योंकि ड्रॉपर है ना, तो 12th कंप्लीट करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं।
तो उनको एक अलग लेवल का एटीट्यूड रहता है कि उनको सब आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 11th 12th इतना पढ़ा है तो उनको आएगा ही, तो उनको अलग ही लेवल का एटीट्यूड रहता है। टीचर पढ़ाने जाएगा उसको नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा होता है, वो टीचर को सिखाने जाते हैं, ऐसा भी ऑब्जर्व किया। या टीचर पढ़ाते तो उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में उनको याद आता है कि अरे यार ऐसा नहीं किया होता तो हमारा स्कोर रह गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है एवरेज। मैंने आपको शेयर तो किया था, मैंने आपको बताया था शायद या नहीं बताया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्लासेस में इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे क्या बोला है। तो मैंने हमें जो पढ़ाते थे एक टीचर थे, वो सर जो थे ना, वो 60% आया था उनको 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में 60% आया था। आई डोंट नो, अगर आपको बताया होगा तो आप वापस सुन लो, वरना किसी-किसी को ऐसा लगेगा बार-बार सर यही क्या बताते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मैंने कहाँ शेयर किया है ये स्टोरी, क्योंकि दुनिया भर अलग-अलग जगह पर मैंने पढ़ाया था, मुझे पता ही नहीं रहता है। नहीं बताया, ओके। तो वही है ना कि हमारे सर थे बायोलॉजी के, वो 60% आया था उनको 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में 65, आप सोच सकते हो 60% वाला वो देने वाला है। इनफैक्ट उन्होंने लाइन लग ज़माने की बात। तो पहले बहुत बहुत सालों पहले, आज से 12-15 साल पहले ऐसा था कि कॉलेज में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता था। जूनियर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके लिए लाइन लगानी पड़ती थी लंबी-लंबी एकदम, क्यूज़ में खड़े रहना पड़ता था बहुत ज़्यादा, फिर फॉर्म लेना पड़ता था। तो वही वो लाइन लगा रहे थे, तो एक आपको पता है कि किसी भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर दोनों स्ट्रीम्स होते हैं ना, कॉमर्स एंड साइंस दोनों होते हैं। तो उन्होंने कॉमर्स लाइन में अपना कॉमर्स के लाइन में लाइन लगाई थी, और जैसे-जैसे आगे वो लाइन आगे गई, वैसे-वैसे सोचते रहे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस समय काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहता है, क्या करना है?